वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम निकिता जैन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज डेटा हैंडलिंग। एनी आइडिया व्हाट इज डेटा हैंडलिंग? क्या होता है डेटा हैंडल करना? एनी आइडिया? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट व्हाट इज डेटा हैंडलिंग। ओके, दैट मीन्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, डेटा हैंडलिंग के बारे में ना। डेटा होता क्या है, व्हाट इज डेटा? एक्चुअली डेटा की डेफिनेशन इनकेस अगर हम देखें, the information collected by observation for experiment is called data। अब आपको कोई चीज एक्सपेरिमेंट करनी है, कोई चीज आपको परफॉर्म करनी है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए डेटा कलेक्ट करोगे। तो वो जो डेटा है मीन्स वो जो इंफॉर्मेशन है वही क्या होती है? डेटा होती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इन द सेंस, अब हमें ये है कि स्कूल में कोई रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, तो हम स्टूडेंट्स के डेटा पहले कलेक्ट करते हैं। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, नंबर ऑफ फैकल्टीज इतने हैं, बिकॉज अपने को क्या करना है? स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करना है, होता है। इन केस अगर आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप पहले क्या करते हो? डेटा एक कलेक्ट करते हो, एक एस्टिमेट डेटा आप लेते हो कि अप्रॉक्स 50% आएंगे या 55% आएंगे। तो मीन्स हमने क्या किया है? डेटा कलेक्ट किया है। अब इन डेटास को क्या करना? हैंडल करना। अब ये तो बहुत छोटा नंबर है, 55, 50 चलो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, बट इन केस अगर हम किसी ऑफिस की बात करें और किसी ऑफिस में मीन्स थाउजेंड्स में अगर हमारे पास डेटा है तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्या मैन्युअली हैंडल करना पॉसिबल है? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेटा हैंडलिंग और कैसे कैलकुलेशंस की जाती है डेटास की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज डेटा हैंडलिंग। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। Data can represented graphically by, there are few methods. First, pictograph, bar graph, double bar graph and histogram. Okay, ये आपको लर्न करने हैं। There are 4 methods. First, pictograph, bar graph, double bar graph and histogram. ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now come to the next topic. Our topic is data can represented graphically by polygon. 9th क्लास में हम पढ़ेंगे and also tabular form by raw data. ठीक है, raw data हमारे पास क्या है? frequency distribution table and pie chart. ये सब भी हमारे पास मेथड्स हैं, बट ये जो पॉलीगन वाला है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस बार हमारे पास जो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक्स देखे थे वो, और प्लस अब इसमें कौन कौन से आते हैं? पॉलीगन में भी हम क्या क्या है हमारे पास में? रॉ डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं और पाई चार्ट के थ्रू हम कैसे डेटा हैंडल कर सकते हैं। ओके, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट, पिक्टोग्राफ। हम बात कर रहे हैं किसकी? पिक्टोग्राफ की। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। देयर आर लाइक जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास 100 बलून। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 बलून, मीन्स यहाँ पर एक जो बलून है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 बलून्स को। तो देयर आर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब यहाँ पर कितने हैं? 2.5। देयर आर 1, 2, 3 बलून। देयर आर 1, 2, 3 एंड 4 बलून। क्लियर? एक कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। 100 प्लस 100 प्लस दिस इज हाफ, so this is 50, that means 250. 100 plus 100 plus 100, that means 300. 1, 2, 3, 4. 100 plus 100 plus 100 plus 100 4 times means answer will be 400. Clear? So this is पिक्टोग्राफ। हमने क्या किया है? एक बलून को हमने अज्यूम किया है कितना? 100 के इक्वल। अब बिकॉज ऑफ कि पॉसिबल नहीं है इतने सारे ना थाउजेंड्स को तो करना, तो हमने इसे पिक्टो कर लिया। पिक्टोग्राफ मीन्स क्या होता है कि हमने इसे क्या कर लिया है? अज्यूम कर लिया है, शॉर्ट फॉर्म में पहले इसे ले लिया है। हाउ मैनी बलून्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई? इन जुलाई में कितने हो गए आपके? 250। ओके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? हर एक अलग अलग मंथ का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, पिक्टोग्राफ। ओके, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। सेकंड है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ बलून प्रोड्यूस्ड? देयर आर 250, देयर आर 300, और हम यहाँ पे कितना ले रहे थे? बिकॉज यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में? 400, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया है?
400। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ बलून प्रोड्यूस, 250, 300 and 400. Which month is this? There is September. So answer is September. Clear? आया समझ में? तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देयर आर थर्ड, अ बार ग्राफ. Okay, what is bar graph now? A display of information using bars of information, width, their height being proportional to the respective values. Example के थ्रू हम देखते हैं इसको. There is academic year and there is number of student in class 8th. Okay, academic year हमने लिया पहले 2003 and 4, then 4 and 5, 5 and 6, 6 and 7 and 7 and 8. 2003 to 4 में स्टूडेंट थे आपके कितने, 100. तो हमने बार ग्राफ बना लिया यहाँ पे ये 100 का. ओके, देन 2004 और 5 में कितने थे, 200. देन नेक्स्ट 5 और 6 में कितने थे, 250. देन 6 और 7 में स्टूडेंट कितने हैं, 300. देन 7 और 8 में कितने स्टूडेंट हैं, 350. तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस के हम आंसर दे सकते हैं. लाइक कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस ईयर में थे, कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस ईयर में थे, 200 स्टूडेंट किस ईयर में थे, हम सबका आंसर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बार ग्राफ. ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसे रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में. रेक्टेंगल फॉर्म में हमने क्या बनाया है इसका, हम हाइट और विड्थ देखते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन. ओके, like there are few points for you. Bar height gives the quantity for each category. Bar are of equal width with equal graph in between. अभी आपने देखा हमने इस तरीके से रेक्टेंगल बनाए थे, तो आपकी जो width है और हाइट है वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी. ऐसा नहीं है कि इनकेस अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो आपने बार विड्थ इतनी कर ली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो बार विड्थ इतनी कर ली है. नहीं, वो हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी. What is the information given by the bar graph? In which year is the increases in the number of student maximum? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली आपको, इंफॉर्मेशन ये मिली है कि किस ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल थे, ठीक है. और इन विच ईयर इज द इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना था, 350 लास्ट एकेडमिक ईयर में. तो हम आंसर दे सकते हैं उसका लास्ट एकेडमिक ईयर का. इस अकॉर्डिंग आप बार ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं. इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम थे, वो भी हम निकाल सकते हैं उस बार ग्राफ के थ्रू. स्टेट वेयर ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 and 6 इज ट्वाइस देन 3 and 4. देखो 5 और 6, 2 और 3 में अपने कितना था, तो हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ देखना पड़ेगा. ठीक है, ग्राफ को देख के हम क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे. क्लियर, निकाल सकते हैं हम. चलिए, अब इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग आप अब एक बार ग्राफ लेंगे. सेम हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल से रिलेटेड आप बार ग्राफ लेंगे. जैसे कि हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, देयर इज सब्जेक्ट मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, उसके हमने क्या करने हैं, एक रिजल्ट बनाना है कि उसको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं. तो हमने यहाँ पे देखा मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे हमने क्या ले लिए हैं, सब्जेक्ट्स लिए हैं. 2005 और 6 ईयर जो है वो व्हाइट में है और ग्रेइश जो है वो आपका 2006 और 7 है. क्लियर, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे क्या दिए हैं, नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट के, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के नेम हैं. इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्म इम्प्रूव द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में उसने इम्प्रूव किया. लाइक अभी कोई स्टूडेंट है, उसके 5 और 6 में मैथ्स में कितने मार्क्स थे, 30. लास्ट मतलब जो अगला ईयर था 6 और 7, उसमें उसके मार्क्स कितने हो गए, 60 हो गए. देन साइंस में कितने थे, सोशल साइंस में 50, और फिर उसने इंक्रीज करके 55 तक लेके गया. फिर साइंस में उसके थे 45 और बाद में वो 48 तक लेके गया है. इंग्लिश में और हिंदी में इस अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, अपना चेंज किया. अब अपने इम्प्रूव किस में किया, मैथ्स में पहले 30 थे, फिर कितने हो गए, 60. तो मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया है, कौन से सब्जेक्ट में उसने इम्प्रूव किया है, आंसर इज मैथ्स. मैथ्स में उसने क्या किया है, इम्प्रूव किया है.
कितना इंप्रूव किया है, पहले उसके मार्क्स कितने थे 30, फिर उसके मार्क्स कितने हो गए 60, 30 to 60 उसने क्या किया है, इम्प्रूव किया है अपने मार्क्स को। क्लियर? तो हमने किसके थ्रू पता लगाया, हमने ये बार ग्राफ के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं इसके बाद अगला एग्जाम, उसी के आगे का एक और क्वेश्चन। What is the information given by the डबल बार ग्राफ? डबल बार ग्राफ यहाँ पर हमने क्यों बनाया है, आपने देखा यहाँ पे ये डबल बार ग्राफ है। क्यों बनाया है डबल बार ग्राफ? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन उसने दी है 2005 और 6 ईयर की, और जो सेकंड वाला है ग्राफ वो इंफॉर्मेशन दिया है उसने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, दैट इज 2006 और 2007। क्लियर? 2 ईयर से 2 ईयर का डेटा हमने लिया है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, 2 ईयर्स के डेटा की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक दे रहा है वो 5 to 6 की, और एक दे रहा है वो 6 to 7 की। क्लियर? नाउ इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस एट पार, सबसे ज्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस उसकी किस सब्जेक्ट की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस उसकी किसकी है, हिंदी की, तो आंसर विल बी हिंदी। नेक्स्ट, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल है, यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे हम ये, और y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे हम ये। क्लियर? और इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है, जैसा कि अभी हमने बनाया। क्लियर? दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। तो अभी हमने पढ़ा एक तो पिक्टोग्राफ, एक हमने पढ़ा बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ आपको समझ में आ गया, जैसे हमने बलून के एग्जाम्पल लिया, आप कोई और एक एग्जाम्पल ले सकते हो। हमने एक बलून को कितना अज्यूम किया है 100, ऐसे आप अगर आप एक पेन का एग्जाम्पल ले रहे हो तो आप एक पेन को 50 अज्यूम कर सकते हो, 100 अज्यूम कर सकते हो, इट्स डिपेंड, और उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। बार ग्राफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि हमें क्लास का डेटा लेना है, एकेडमिक ईयर्स लेना है, वहाँ ये ज़्यादा इजी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर? नाउ सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पाई चार्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज आता है ये पाई चार्ट, इवन इन आगे फ्यूचर में भी, फ्यूचर की क्लासेस में भी पाई चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ वेरी कलरफुल वे। A pie chart would mean that the data is represented in a circle and not as bar or lines. अब pie chart meaning क्या हो गया, आप इसे ना तो बार में या लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, ये किस फॉर्म में होगा, एक सर्कल फॉर्म में होगा। A circle has a center and the angle around the center is 360 डिग्री। पूरा सर्कल बनाना है अपने को। ठीक है, पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। सेम हमें क्या करना है, पूरा सर्कल बनाना है 360 डिग्री का। So all data will be represented in the terms of angle. The circle is divided out the different part. Each part is called as a sector. अब हमने क्या किया है, एक सर्कल बनाया, सर्कल बना के उसे क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो जो एक पार्ट है उस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को ही हम बोलते हैं सेक्टर। एंड द एंगल एट द सेंटर इज सेंट्रल एंगल, और जिस सेंटर पे हमारा बना है वो एंगल क्या होगा आपका, सेंट्रल एंगल। क्लियर? सो दिस इज द पाई ग्राफ, a pie chart. AOB is a sector where OA and OB are the radii and angle AOB is the central angle. अब कैसे होता है पाई चार्ट, कैसे बनाया जाता है, एक सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल में यहाँ पे ये एक सेक्शन है OA and OB। अब पर्टिकुलर एक एंगल है, ये जो पर्टिकुलर एक एंगल है वही एंगल हमारा कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल, और इसे ही हम क्या कहेंगे, एक सेक्टर। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया है, कौन सा, AOB। क्लियर? AOB क्या हो गया है, एक सेक्टर हो गया है, और ये जो एंगल है, ये एंगल आपका कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, रीडिंग एज अ पाई चार्ट, रीडिंग करनी है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पाई चार्ट, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट speaking different languages in the 3 section of standard 8th in a school. The pie chart read. अब अगर आपको उसने बोल दिया है कि एक पाई स्कूल का है, क्लास 8 का, अब आपको इसका पाई चार्ट रीड करना है। मीन्स यहाँ पर लैंग्वेजेस दे दी है, कुछ स्टूडेंट्स हैं हिंदी बोलते हैं, पंजाबी, तमिल, बंगाली एंड तेलुगु, ये सब लैंग्वेजेस हैं। एंगल्स क्या हैं, 150, 60, 90, 20 एंड 40। आप देखना काउंट करोगे ना तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वेड इन इज 252, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ईच लैंग्वेज। हमें क्या करना है, ईच लैंग्वेज का निकालना है। टोटल कितने हैं आपके पास स्टूडेंट, 252 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम कैसे पाई चार्ट पे रीड करेंगे इसको,
पाई चार्ट पे रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, सर्कल बनाया है। मैक्सिमम एंगल, पहला एंगल आपके पास कितना है, 90 डिग्री। पर्टिकुलर एक रेडिया है, मैंने यहाँ पे ये ले ली है, ठीक है। एक एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री में कौन सी लैंग्वेज है, पंजाबी, तो यहाँ पे ये हो गया है अपना पंजाबी। क्लियर। देन 90 के बाद में आपका है 60 एंड 20। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 60, 20, 40 एंड 150। ये आपका हो गया है 150, 20, 40 एंड 60। इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना के और मार्क कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल कौन सा है, ये, तो आप इसको क्या कर दीजिए, अकॉर्डिंगली आप इसको थोड़ा सा वाइड बना दीजिए। 20 बहुत छोटा है, बंगाली बहुत कम लोग बोलते हैं, तो ये बंगाली का हमने क्या बना दिया है, सेंट्रल एंगल बना दिया है। तेलुगु, ये किसका हो गया है हमारे पास में, तेलुगु का हो गया है। अब कौन सा बचा हमारे पास में, बचा तमिल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई ये आपकी तमिल लैंग्वेज। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट रीड, पाई चार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं। जब भी कोई भी एक्सरसाइज आपको करने के लिए आए, जब भी कोई क्वेश्चन आपको करने को आए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आपको क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से क्या करना है, रीड आउट करना है, और फिर उसके बाद में आप उससे देखोगे उसको बनाना क्या है, ठीक है। जैसे फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे A B C D E, 5 कैंडिडेट्स आर हियर एंड द एंगल इज 90, 55, 120, 60 एंड 35। ये एंगल्स हमें गिवन है। क्या पूछा है, द सर्वे कंडक्टेड इन अ विलेज वेयर 5 कैंडिडेट्स वर स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट। विच कैंडिडेट इज लीस्ट पॉपुलर, कौन सा कैंडिडेट है जो लीस्ट पॉपुलर है, ऑब्वियस E, 35 लीस्ट है, सबसे कम है, और सबसे मैक्सिमम कौन है, 120, दैट मीन्स C। इफ 2880 people were surveyed, how many people preferred the candidate B, कितने प्रिफर्ड करेंगे। अब कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ, ये एंगल B वाला एंगल ज़्यादा है हमारे पास, 120 है, तो हम क्या करेंगे, उस अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमने क्या बना दिया है, एक पाई चार्ट बना दिया है, 90 डिग्री, 55, 120, 60 एंड 35 रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं कि कौन सा A कैंडिडेट है, कौन सा B है, कौन सा C है, कौन सा D है, और इस अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्टिंग अ पाई चार्ट, अभी तक हमें केवल उसे रीड करना था, अब कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन हम एक और एक्सरसाइज करते हैं अभी इसके लिए। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट अ स्टूडेंट स्पेंड हिज 24 hours ऑफ अ डे इन द फॉलोइंग मैनर, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द वेरियस एक्टिविटी। अब देखो, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा पाई चार्ट को आपको रीड करना है। इनकेस अगर रीड करना है तो आप जस्ट केवल क्या कर सकते हैं, उसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो क्वेश्चन के आंसर्स आप उसको दे सकते हैं। बट इन केस अगर ये आ गया है कि आपको क्या करना है, पाई चार्ट को पूरा डिनोट करना है, पूरा कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है, जैसे मैंने अभी बनाया था, सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद फिर हमने क्या करे, उसमें एंगल्स डिवाइड करे। क्लियर। तो हमें उस अकॉर्डिंग क्या करना रहेगा, पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। तो क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, ओनली रीड के लिए भी आ सकता है और कंस्ट्रक्शन के लिए भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली बस बनाए जा रहे हो। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना, पढ़ना, पूछा क्या है उस अकॉर्डिंग ही उसको आंसर करना। क्लियर। चलो अभी देखते हैं एक्टिविटी क्या करता है 24 घंटे में। वैसे आप लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हो, आई थिंक आप भी यही सब करते होंगे, लाइक स्लिप, स्कूल, गेम्स, होमवर्क एंड अदर, यही होता है। उठते होंगे, पहले अपना एक्सरसाइज वगैरह, वर्कआउट वगैरह करा, वर्कआउट करने के बाद में फिर अब आप क्या हो गए, स्कूल के लिए रेडी हो गए, यही सब करते हैं ना। तो अपना ये ऐसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, किसका एग्जाम्पल लिया है हमने, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है ये कि आप जो जो एक्टिविटीज करते हैं उसका पाई चार्ट बनाइए। आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जब आप उठते हो और वापस सोते हो, तब से लेके तब तक आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो उसका एक पाई चार्ट बनाओ। क्लियर। कितना इंटरेस्टिंग है यार, और इससे आपको सीख भी जाओगे पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, और प्लस आपको रहेगा कि अच्छा ओके, मैंने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 24 आवर्स में मैंने यही एक्टिविटी करी है, तो इट्स गुड फॉर यू। ओके, सो स्लिप नंबर ऑफ आवर्स 8, स्कूल 7, गेम्स 2,
वर्क होमवर्क 3 आवर्स देता है और अदर एक्टिविटी के लिए वो कितना देता है आपको 4 आवर्स, ठीक है। तो हम इसका क्या बना सकते हैं, अब एक पाई चार्ट बना सकते हैं, एक सर्कल हमें बनाना है और सर्कल बना के हम उसे क्या कर सकते हैं, एक एंगल्स डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on various item and saving of a family during a month। ये उसने एक पाई चार्ट बनाया है। पाई चार्ट हम स्टार्ट करते हैं सेविंग से। 15% सेव किया है, 10% क्लोथिंग पे खर्च होता है, 25% फूड पे खर्च होता है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस की जो एजुकेशन है उस पे 15%, हाउस रेंट 10%, ट्रांसपोर्ट 5% और अदर 20% ये उसने दे दिया, ठीक है। परसेंटेज में एक निकाल दिया कि जितना भी उसकी इनकम है उसको वो कहाँ कहाँ खर्च करता है, सेविंग्स में, क्लोथिंग में, फूड्स में, बच्चों की पढ़ाई में, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और अदर में। क्लियर। अब चलो एक एक का आंसर निकालते हैं। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में है, 15, 20, 10, 25, किस पे है सबसे ज्यादा, फूड। द आंसर विल बी फूड। कितना परसेंट, 25%। द आंसर इज फूड एंड 25%। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, कौन से आइटम में टोटल इक्वल है, बच्चों की पढ़ाई प्लस सेविंग, दोनों देखो, ये भी 15% है और ये भी क्या है 15%, तो आंसर इज 15%। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द क्लोथ, अगर हम क्लोथ का निकालें तो क्लोथ का 3000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% निकाल सकते हैं यानी कि 300 रुपीज। तो यानी कि वो क्या करता है, अपनी सैलरी का 300 रुपए तो केवल किस पे निकाल देता है, कपड़ों पे निकाल देता है। तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एक परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम of a baker shop are given below: ordinary bread, fruit bread, cakes and pastries, biscuits, other and total। अब हमें इसका क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। आई एम गिविंग यू अप 10 seconds, 10 seconds, okay, 10 seconds to read it only and then you have to draw। आपको इसे पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। just take a only 1 minute to draw। फटाफट से ड्रॉ कीजिए इसको अपनी कॉपी में। सो ड्रॉ किया आप लोगों ने, ओके। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ड्रॉ करके और फिर देखते हैं हम आंसर आपका सही है या गलत है। व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेड। ब्रेड वो कितना परसेंट ले रहा है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया 320, ओके। ये एंगल मैंने यहाँ पे ये बना दिया, मैंने कितने का 320, एंगल नहीं है जस्ट एक एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे ये पार्टीशन कर दिया है 320, ओके। वैसे देखा जाए तो ये ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम अपना कितना है 320 है ना। तो इट्स लाइक आप सर्कल बनाओ, सर्कल बना के मैक्सिमम पार्ट आपने 320 ले लिया। 320 के बाद में 80, 160, 120 एंड 40, 40, 120, 160 एंड 80। अब आपके पास तो क्या है, कंपास भी है, आपके पास सब कुछ है। अब ये तो बोर्ड है ना, बोर्ड पे तो थोड़ा सा ऐसा होता ही है। तो अब आप आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है। जस्ट ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप उसके क्या बना देंगे, सेक्टर बना देंगे, उसके अलग अलग पार्टीशंस बना देंगे, उसे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और फिर उस अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं रिलेटेड, हम उसके आंसर्स क्या कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज दी पाई चार्ट। पाई चार्ट का कंस्ट्रक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाई चार्ट डेटा हैंडलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, एक तो बार ग्राफ और एक हमारा पाई चार्ट। क्लियर क्लियर। अब देखते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइजिंग करना क्या होता है, मीन्स व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। अगर कोई भी डेटा आपके पास क्या है, बिल्कुल इक्वल फॉर्म में नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, वो बिल्कुल रॉ है। रॉ मीन्स क्या होता है, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ठीक है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5000, किस ईयर में कितने हैं नहीं पता, जस्ट एक एग्जाम, आपके पास तो एक टेंटेटिव डेटा है कि हाँ ओके 5000 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन कौन से एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट थे, नहीं पता। तो वो एक तरीके से क्या हो गया है, रफ डेटा हो गया है। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंटरफेरेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइजिंग द डेटा सिस्टमैटिकली। बट अगर हमें ग्राफ पे करना है, बार ग्राफ पे हो, चाहे पाई चार्ट पे हो, चाहे पिक्टोग्राफ पे हो, तो आपको पहले मैनेज डेटा होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो। तो वही हमने लिखा है, टू ड्रॉ meaningful interference we need to organize the data systematically. For example, a group of students was asked for their favorite subject. The results were as listed below.
सब्जेक्ट क्या है आपके पास, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है आर्ट्स है, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, आर्ट, साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, साइंस, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। सब मैसी हो गया मैम, क्या 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 हो गया मैम, ये क्या बोले जा रहे हो कंटिन्यूएशन में। यही है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, मींस रॉ डेटा। अभी समझ में आया? नहीं हो रहा ना कुछ भी क्लियर इससे? कुछ समझ में आ रहा है कि किसके कितने सब्जेक्ट्स हैं, किसने आर्ट्स लिया, किसने साइंस लिया, किसने मैथमेटिक्स लिया, किसने क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, बिकॉज ये सब क्या है, ये सब रॉ डेटा है, विच इज द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक्ड। अब हमें इसमें पता करना है कि सबसे ज्यादा मतलब लीस्ट लाइक, बहुत कम जिसमें इंटरेस्ट है लोगों का, वो सब्जेक्ट कौन सा है, और मोस्ट लाइक सबसे ज्यादा किसका है। तो कैसे पता करोगे? बहुत कम है, ऐसे काउंट करना पड़ेगा, 1 आर्ट्स, ओके, देन 2, देन 3, 4, 5, बहुत बहुत टिपिकल है। दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, और इसीलिए इसी चीज को क्लियर आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The data regarding choice of subject shows that the occurrence of each of the entries several times. For example, art is liked by 7 students, mathematics is liked by 5 students, and so on. हम एक टेबल बना सकते हैं. This information can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. Sometimes, however, we have to deal with a large data. अब क्या है? चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप इसका एक टेबल बनाओ। पहले आप सब्जेक्ट्स देख लो, आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, 4 बन गए। आर्ट्स कितने बच्चों ने लिया, मैथ्स कितने ने लिया, इंग्लिश कितने ने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया, और साइंस कितने ने ऑप्ट किया। और फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे, पिक्टोग्राफ पे, बार ग्राफ पे, या फिर पाई चार्ट पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? बट व्हाट अबाउट द लार्ज डेटा? लेकिन कभी कभी हमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लार्ज डेटा से भी डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, consider the following marks out of 50 obtained in mathematics by 60 student of class 8th. अब है डेटा, लग रहा है कंफ्यूजन सा? यस मैम, अब क्लियर हो गया है रो डेटा क्या होता है। यही बोलोगे आप लोग कि अब समझ में आ गया है कि रो डेटा क्या होता है। तो क्या करना है, इफ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन देन द टेबल वुड बी टू लॉन्ग, सो फॉर कन्वीनियंस वी मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन से 0 to 10, 10 to 20 and so on, and obtained a frequency distribution of the number of observation falling in each group. Thus the frequency distribution table for the above data can be. frequency distribution table, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम क्या बनाएंगे, frequency distribution table। यहाँ पे हमने क्या बना लिए हैं, ग्रुप्स बना लिए। आपने सबसे पहले वहाँ पे नोट किया कि सबसे मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम आपने देख लिया 60। हमने इंटरवल बना लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60. There are tally marks. Okay, 0 to 10 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 2। 10 से 20 वाली कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, 10। देन नेक्स्ट कैटेगरी में कितने स्टूडेंट आए, 21, 19, 7 और 1, टोटल 60 स्टूडेंट हो गए। अब 2 स्टूडेंट है तो हमने इसे कर लिया 2 से डिनोट। 10, अगर आपको 10 को डिनोट करना है तो तरीका क्या है इसका, टैली मार्क कैसे करते हैं हम, 4 लाइन एंड 5th विल बी लाइक डायगोनल, then 1 2 3 4 4 line and 5th line will be diagonal. Okay, it is a representation. Like अगर हमें 10 लिखना है, 1 2 3 4, then 5 6 7 8 9 10। अब आ गई बात कि मैम जैसे कि 19 था, 5 10 15 and 4। ओके, 7 छोड़ा है हमने, 5 और 2। क्लियर? तो दिस इज द टैली मार्क, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल किसकी हो गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी समझ में आया? जब हमारे पास रॉ डेटा है, लार्ज नंबर्स हैं और सब मैसी नंबर है, हम नहीं काउंट कर सकते हैं इजीली, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंटरवल्स बनाएंगे। इंटरवल बनाने के बाद में हम उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, ओके। Data represented in this manner is said to be grouped, and the distribution obtained is called group frequency distribution. इसे ही क्या कहा जाता है, group frequency distribution. Most of the student have scored between 20 and 60, पता लगा सकते हैं हम easily, ठीक है। Then
7 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। सो इस अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इजीली आंसर दे दिए जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है। ईच ऑफ द ग्रुप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इज कॉल्ड एज अ क्लास इंटरवल और ब्रीफली अ क्लास। और इसे ही क्या कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। जो ग्रुप हमारा बन रहा है ना, इसे हम बोलेंगे क्लास। ओके, नाउ few definitions like what is upper limit and what is lower limit. The value of classes from above example 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and lower class limit and 10, 20, 30, 40, 50, 60 are called upper class limit. Example 0 to 10 है ना, मिनिमम ग्रुप हमारा कहाँ से बना, 0 से 10 का। तो 0 जो है वो कौन सा है, लोअर क्लास, लोअर लिमिट। और अपर लिमिट कौन सी हो गई है, 10। अपर लिमिट एलिमेंट इज ऑलवेज काउंट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अपर लिमिट एलिमेंट हमेशा किस में होगा, नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा। अब क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। इन अबव एग्जांपल क्लास इंटरवल इज 10 फॉर ऑल द क्लासेस। दिस इंटरवल इज कॉल्ड द विड्थ एंड साइज ऑफ द क्लास। फ्यू डेफिनेशंस फॉर यू, ये पूछ भी सकते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। Class marks or midpoints. The mean number of both upper limit and lower limit for each class. If a class is x or y, x dash y, then class marks हम कैसे find out करेंगे, x plus y divided by 2। हमने इसका क्या निकाला है, मीन निकाला है। ठीक है, इसका एक मीन निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है, तो हमने क्या किया है, दोनों को डिवाइड करके, यानी कि लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 हम क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, दोनों को एड ऑन करके डिवाइडेड बाय 2 आप कर दोगे। फाइंड क्लास मार्क्स ऑफ सो एंड सो, तो आप कैसे करोगे, क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करोगे, दोनों को एड ऑन करके और डिवाइडेड बाय 2। ये डैश है, सब्ट्रैक्शन वाला साइन नहीं है, दोनों को एड ऑन करके हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, क्लास निकल जाएगा। रेंज, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इज इक्वल टू द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। जस्ट एन एग्जांपल, हमें अगर रेंज निकालना है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, इसी अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एक्सरसाइज है, स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड द आंसर द क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ, ये हमने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर है क्लास इंटरवल, डेली इनकम। डेली इनकम कितनी है, हमने यहाँ पे ग्रुप इंटरवल बना लिया है, क्लास बना ली है। यहाँ पर है आपका फ्रीक्वेंसी, दैट मीन नंबर ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर हो गए हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास क्या हो गई है आपके पास में। अब यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, साइज निकाल सकते हैं। 100 और 125 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज द क्लास। तो यहाँ पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया है, विच क्लास हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब सबसे ज्यादा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है आपकी, 20, यानी कि क्लास कौन सी हो गई, 300 to 325। आंसर हो जाएगा आपका 300 to 325। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ 250 to 275, इसकी अपर लिमिट कितनी है, 275 अपर लिमिट है, क्लियर। विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी आप देखो इसमें 55 है, 55 है, तो दो क्लासेस कौन कौन सी हो गई, 150 to 175 वाली एंड सेकेंड इज 225 to 250 वाली। अब लग रहा होगा ना इजी कि यस मैम अब समझ में आ गया कैसे करना है। तो सेम वही है, अब आपको क्या करना है, इसमें क्लास, रेंज और मीन इजीली आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हमें सेम वही है, आप पहले यहाँ पे देख लो, मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना दिख रहा है, मैक्सिमम हमें दिख रहा है 65 आ गया, दैट मीन हम 70 तक ग्रुप बना सकते हैं। अपने को सेम वही क्लास बनानी है और क्लास बना के हम क्या कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, द टॉपिक इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। ओके, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। पहला है आपका डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम पता करते हैं व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, विच हैव अ फिक्स्ड आउटकम और रिजल्ट, जिसमें कि फिक्स आउटकम और रिजल्ट है, नो मैटर एनी नंबर ऑफ टाइम्स दे आर रिपीटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनिस्टिक, क्लियर। फ्रॉम एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल एस इन अ प्लेन इस ट्राइंगल इज चूजन, देन इवन विदाउट नोइंग द 3 एंगल्स we can definitely say that the sum of the measure of the angle is 180। एक ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं,
क्लियर। तो ट्राइंगल का हम क्या बोलते हैं कि ट्राइंगल आपका कितने का होगा, 180 डिग्री का। अब चाहे कैसे भी आप उसको डिवाइड करो, 3 एंगल है ना, वो 3 एंगल आप कैसे भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आउटकम कितना रहेगा, 180 डिग्री। अब अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं 360 तो 360 डिग्री ही रहेगा, क्लियर। 180 की बात करें तो 180 ही रहेगा। अगर राइट एंगल की बात करेंगे 90, तो फाइनल आउटकम कितना है, 90। अब आप उसे चाहे 45 करो, चाहे 25 35 करके ऐड करो, कैसे भी ऐड करो, लेकिन फाइनल आउटकम कितना है, जो फाइनल आउटकम है वही रहेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और सेकंड आता है आपका कौन सा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन do not produce the same outcome every time, but the outcome in a trial is one of the several possible outcome, then such an experiment is known as random experiment, or an experiment whose outcome cannot be predicted in advance। अब आप उसको predict नहीं कर सकते हो एडवांस में, उसे ही क्या कहोगे आप, random experiment। ठीक है, आउटकम क्या होता है, इतनी देर से आउटकम कर रहे हैं हम। द पॉसिबल रिजल्ट आर कॉल्ड आउटकम फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। जो भी पॉसिबल रिजल्ट आ रहा है ना, दैट इज द आउटकम। एलिमेंट्री इवेंट, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड देन ईच ऑफ इट आउटकम इज नॉन एज एलिमेंट्री इवेंट। ओके, sample space, the set of all possible outcome of a random experiment is called the sample space. So these are the basic definition. Now few example, like a coin is tossed, find the outcome and make some sample। अब आपको अपने अकॉर्डिंग, सैंपल स्पेस क्या होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है। अब कॉइन्स हैं, ठीक है, कॉइन इज टोस्ड, फाइंड क्या क्या हो सकता है, हेड टेल टेल हेड, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, रैंडम है, आपको पता है क्या आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा। अब हमें उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इफ अ डाई इज थ्रोन, फाइंड इट्स आउटकम एंड मेक सैंपल स्पेस। आप कितना डिस्टेंस तक उसे थ्रो कर रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक सैंपल लेके क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। और सैंपल कुछ भी हो सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम उसने अलग वैल्यू ली, मैंने अलग वैल्यू ली, तो आंसर अलग अलग आएगा। यस, बिकॉज इट्स अ सैंपल स्पेस। हम बात कर रहे हैं किसकी, सैंपल की, तो हमारे आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है इन अ सेम फॉर्मेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज equally likely outcome. If chances is same for each result or outcome, then it is called equally likely। मतलब chances हैं, sure नहीं है, लेकिन chances है कि equally इतना ही आएगा। Like from a well shuffled deck or cards of card we put up from tossing a fair coin, getting head or tail, by throwing a die whose faces having number 4 and other 4 facing have a 1 2 3 5। अब क्या है, जब अपने को पता है कि दो कॉइन के दो ही पार्ट्स है, या तो हेड या टेल, तो लाइकली या तो हेड आएगा या टेल आएगा, श्योर है, लेकिन ये नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो लाइकली हो गया ना। तो वही है आपका क्या, इक्वली लाइकली। मीन्स हमें पता तो होता है कि क्या आने वाला है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ द आउटकम मेक एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, गेटिंग अ हेड in an event and getting a tail is also an event. Okay, in a case of throwing a die, getting each case of outcome 1 2 3 4 5 और 6 सब क्या है आपके लिए, event. In getting an even number and an event, since an even number could be 2 4 6, getting an event number is also an event. So this is the likely outcome। अब जैसे कि आप इसको देख सकते हो, what will be the probability of getting an event, आंसर अभी हमने जस्ट दिया है, ये दोनों आपके आंसर हो गए कि क्या है, कुछ तो श्योरिटी है 1 2 3 4 5 6 में से कि हमारा आंसर क्या होना है, कुछ ना कुछ एक नंबर तो आना ही है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर यू। अ बैग हैज 4 रेड बॉल, 2 येलो बॉल, द बॉल आर आइडेंटिकली इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, is it more or less than getting a yellow ball। अब ये तो हमें श्योर है कि या तो रेड आएगा या येलो आएगा, तो ये क्या हो गया, लाइकली। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रैंडम निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक सैंपल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 4 और 2 बॉल्स है तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए अब इसके लिए। फॉर एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड कलर ही आएगा या येलो कलर ही आएगा, कैसे निकाल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल जैसे कि 4 और टोटल हो गया 6, तो 4/6। एंड फॉर नॉट गेटिंग हम कैसे लिख सकते हैं,
A, P of A bar, that means 1 minus P of A, or we can say P of A plus P of A bar is equal to 1. So this is the probability, this is the basic formula to find, to getting the probability that कौन सा event है, कौन सा है हमारे पास में ऑप्शन है कि वो बहुत ज़्यादा आएगा. जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अभी, कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, रेड बॉल और येलो बॉल का एग्जाम्पल लिया. तो अब हम क्या कर सकते हैं, यस, फेवरेबल आउटकम कितना है 4, टोटल आउटकम कितना हो गया 6. तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. क्लियर? आई होप आपको डेटा हैंडलिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास में डेटा है तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं. बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द डेटा हैंडलिंग, अब हमने सब क्लियर कर लिया है. ओके, तो आप लोगों के लिए अब क्या टास्क है, आप लोगों के लिए टास्क ये है कि जितने भी आज हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल्स जो होते हैं वो आपको क्या करना है. जैसे कि आप एक ऑफिस का एग्जांपल ले लो, आप एक स्कूल का एग्जांपल ले लो, एक बर्थडे पार्टी का एग्जांपल ले लो, और उस अकॉर्डिंग आप पाई चार्ट बनाइए, बार ग्राफ बनाइए. कुछ एग्जांपल्स लेके आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज देखते रहिए. थैंक यू.